फिल्म की शुरुआत में हमें मार्को नाम का एक आदमी दिखता है। वह एक रूसी गैंगस्टर से मिलने आता है। आते ही वह गैंगस्टर को पैसों से भरा एक बैग देता है और पूछता है, मेरा सामान कहाँ है? गैंगस्टर उसे एक गाड़ी की चाबी देते हुए बताता है, तुम्हारा सामान गाड़ी की डिक्की में है। मार्को चाबी उठाता है और वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वह पूरी जगह को तबाह कर देता है जहाँ वह गैंगस्टर से मिलने आया था। गाड़ी की डिक्की में उसे एक सूटकेस मिलता है। सूटकेस उठाने के बाद सीन यहीं कट हो जाता है और अब हम फिल्म के मुख्य किरदार एथन को देखते हैं। एथन और उनकी वाइफ को आज ही पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एथन बहुत खुश हो गया। आज क्रिसमस का दिन भी था। दोनों ही एयरपोर्ट पर काम करते थे, इसलिए वे एक साथ काम के लिए निकलते हैं। क्रिसमस के कारण आज एयरपोर्ट पर काफी भीड़ होने वाली थी। एथन, जो सिक्योरिटी सेक्टर में काम करता था, को सबसे पहले ब्रीफ किया गया कि आज के दिन भीड़ को कैसे संभालना है। उसके बाद एथन अपने बॉस से बात करता है और कहता है, मुझे अब प्रमोशन चाहिए। मैं बोर्डिंग पर लोगों को चेक नहीं करना चाहता। मुझे लगेज स्कैन करने का काम चाहिए। लेकिन बॉस उसे मना कर देता है क्योंकि आज के दिन किसी भी काम में बदलाव करना सही नहीं था। तब उसका दोस्त जेसन उसकी मदद करता है। वो बॉस से बात करके अपनी और एथन की ड्यूटी बदलवा लेता है। इससे एथन को फाइनली बैग स्कैन करने का काम मिल जाता है। अब सीन कट होता है और हमें एयरपोर्ट के बाहर एक आरवी रिहायती वैन दिखाई देती है। इसमें रायली नाम का एक आदमी है जिसने किसी को किडनैप कर रखा है। रायली कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट के सारे कैमरों को हैक कर लेता है। ये भी देखने को मिलता है कि इसी आदमी ने एथन के दोस्त जेसन के घर पर उसकी फैमिली को किडनैप करने के लिए किसी को भेजा है। अब जब वह अपने मोबाइल में असली एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखता है तो हैरान रह जाता है। फुटेज में उसे दिखता है कि जेसन की जगह अब एथन बैठा हुआ है, जिसके बारे में उसे पता नहीं था। ये साफ दिख रहा था कि ये लोग क्रिमिनल हैं और कोई गैर कानूनी काम करने वाले हैं। अपने मकसद को पूरा करने के लिए जहाँ पहले इन्होंने जेसन को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप करवाया था, अब इन्हें एथन की फैमिली का पता लगाना था। ये हैकर कुछ ही मिनटों में एथन का पूरा बायोडाटा निकाल लेता है। उसे पता चलता है कि एथन की फैमिली में उसकी वाइफ के अलावा कोई और नहीं है। इसलिए वह अपने आदमियों को एथन के घर की तलाशी लेने के लिए भेजता है। वहाँ उन्हें एक रिपोर्ट से पता चलता है कि एथन की वाइफ प्रेग्नेंट है। अब वे इस बात को एथन की कमजोरी के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। एयरपोर्ट पर कोई एथन का सामान उसे ला कर देता है। सामान को देखकर एथन कहता है, ये सामान मेरा नहीं है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, अपने कान में यह ईयरफोन लगाओ। हैरानी के साथ एथन ईयरफोन उठाकर अपने कान में लगा लेता है। ईयरफोन लगाते ही एक आदमी एथन से बात करने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें अपनी और अपनी वाइफ की जान प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। एथन को उस आदमी की बातें समझ नहीं आ रही थी। तब वह आदमी बोला, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर में लाल टोपी पहने मेरा एक आदमी तुम्हारे पास एक सूटकेस लेकर आएगा। तुम्हें बस उसे स्कैन करने के बाद चुपचाप आगे पास कर देना है, बिना कुछ बोले। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो समझो तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की जान बच गई। उसने एथन को चेतावनी दी कि कोई चालाकी न करे। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए उसने कहा कि वे एथन पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। उसने यह भी बताया कि उसे पता है कि इस वक्त एथन की वाइफ कहाँ है, क्योंकि यह सारी जानकारी रायली ने पहले ही जुटा ली थी। यह सब सुनने के बाद एथन डर जाता है। वह फोन को डेस्क के नीचे ले जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों की नजर एथन पर थी। वे तुरंत देख लेते हैं और एथन से कहते हैं, फोन काट दो, पुलिस को कुछ मत बताना वरना अंजाम बुरा होगा। तुम मानो या न मानो, लेकिन इस वक्त मेरे एक आदमी ने तुम्हारी वाइफ के सिर पर राइफल तानी हुई है। तुम्हारी एक गलती उसकी जान ले लेगी। वह आदमी एथन से कहता है। जब तक वह आदमी एथन से बात कर रहा था पुलिस कॉल रिसीव कर चुकी थी, लेकिन एथन ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और कॉल काट दी। ये देखकर वह आदमी समझ गया कि अब एथन उसकी बात मानने वाला है। उसने एथन से उसका मोबाइल लॉकर में लॉक करवा दिया। इतना होने के बाद एथन ने उससे सवाल किया, क्या तुम एक टेररिस्ट हो? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। मुझे किसी ने सिर्फ एक काम करने को कहा है। एथन ने सोच समझ कर एक और सवाल किया, आखिर उस सूटकेस में क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें पता भी चल जाए तो अपना मुंह बंद रखना। अगर सूटकेस प्लेन तक नहीं पहुंचा या किसी ने उसे खोल लिया तो समझो तुम और तुम्हारी वाइफ मारे गए। एथन उससे कहता है, मैं तो अब यहाँ बैठा हूँ। अगर यहाँ जेसन होता तो तुम लोग क्या करते? क्या जेसन भी तुम्हारे कहे अनुसार ये काम करता? उस आदमी ने जवाब दिया, जेसन भी यही करता, क्योंकि उसकी फैमिली को भी हमने किडनैप कर रखा है। ये साफ हो गया कि ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। एथन अब एक और बार चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। वह अपनी स्मार्ट वॉच में एक मैसेज लिखता है, लेकिन रायली, जो एयरपोर्ट के बाहर वैन में बैठा हुआ था और सीसीटीवी कैमरे हैक किए हुए थे, ये देख लेता है। रायली तुरंत ही ये बात उस आदमी को बताता है जो एथन से बात कर रहा था। वह आदमी एथन से कहता है, तुम बार बार गलतियां कर रहे हो, मैं तुम्हें और मौके नहीं दूंगा। जाओ और अब इस स्मार्ट वॉच को भी लॉकर में रख कर आओ। एथन उनकी बात मानते हुए ऐसा कर देता है और समझ जाता है कि वह यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकता। अब सीन कट होता है और हम एक पुलिस ऑफिसर एलेना
एलेना को देखते हैं, जो उस जगह पर गई है जहां कल मार्को रशियन गैंगस्टर से मिला था। उसके बाद वह उस जगह की जांच करती है। जांच करते हुए उसे रशियन गैंगस्टर की लाश के पास उसकी घड़ी मिलती है। एलेना उस घड़ी को चेक करती है और उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग चिप पाती है। ये चिप जल चुकी थी, लेकिन फिर भी एलेना इसे लेकर अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाती है और उनसे चिप का डाटा निकालने की कोशिश करती है। फॉरेंसिक टीम डाटा रिट्रीव करने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन अब ऑडियो को सुन पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चिप जलने की वजह से ऑडियो की क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी थी। अब हम फिर से एथन को देखते हैं, जो उस आदमी से बात कर रहा है। वे आदमी कहता है, कुछ ही देर में मेरा आदमी आने वाला है, जब तक वह नहीं आता हम दोनों बातें कर लेते हैं। एथन इर्द गिर्द की आवाजों का अंदाजा लगाता है और समझ जाता है कि वह आदमी उसे नहीं देख रहा। इसका फायदा उठाते हुए एथन जल्दी से उठता है और सामने वाले आदमी का बोर्डिंग पास लेकर उसे कुछ लिखकर पुलिस को दे देता है। लेकिन एथन को यह नहीं पता था कि उसकी हरकत पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही थी। रायली ने यह सब कुछ देख लिया और उस आदमी को बता दिया। अब पुलिस को भी सारे मामले का पता चल चुका था। इससे पहले कि एथन कुछ और कर पाता, वह आदमी उठकर एक पुलिस वाले से टकरा जाता है। ये टक्कर जानबूझकर थी, क्योंकि उस आदमी ने टकराते हुए पुलिस वाले को कुछ ऐसा इंजेक्ट कर दिया जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। एथन जब अपनी चेयर पर वापस आया तो उसने देखा कि सामने वह आदमी अब वहाँ नहीं था। उसने तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाई और आखिरकार उसने उस आदमी को भीड़ में देख लिया। इससे पहले कि पुलिस वाले यहाँ ज्यादा जमा होते, वह अपनी पुलिस वाले से बोर्डिंग पास लेकर वहाँ से दूर हो जाता है। चेहरा देखने पर यह पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्को है, जिसने फिल्म के शुरू में रशियन गैंगस्टर को मारा था। अब एथन भी जाकर मार्को के पास बैठ जाता है। मार्को ने बोर्डिंग पास से वह सब पढ़ लिया जो एथन ने लिखा था। इसे पढ़ने के बाद मार्को एथन से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम बार बार गलतियां कर रहे हो, लेकिन यह तुम्हें आखिरी मौका है। इस आखिरी गलती को मैंने माफ किया है, लेकिन अगर अगली कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारी वाइफ को मारवा दूंगा, और इसे मेरी धमकी मत समझना, मैं सच में कर दूंगा। अब चुपचाप जाओ, अपने स्कैनर पर बैठो और मेरा काम करो। एथन जैसे ही वापस स्कैनर की तरफ जाता है तो देखता है कि उसकी जगह पर फिर से जेसन बैठा हुआ है। दरअसल एक पुलिस वाले की अचानक मौत हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ अफरा तफरी मच गई थी। सिक्योरिटी पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई थी और इस वजह से बॉस ने जेसन को उसकी जगह पर बिठा दिया। ये बात जैसे ही मार्को को पता चली तो उसने एथन से कहा, कुछ भी करो लेकिन जेसन को वहाँ से उठाओ और खुद बैठो। एथन पहले बॉस से ये बात कहता है, लेकिन अब बॉस उसे समझाते हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल अब पहले से बहुत अलग है। मैं जेसन को स्कैनर से नहीं हटा सकता। मामले की नाजुकता को समझते हुए एथन एक कॉफी लेता है और उसमें शराब मिला देता है। फिर वह कॉफी जेसन के टेबल पर रख देता है और इसकी शिकायत बॉस से कर देता है। जैसे ही बॉस ने जेसन के टेबल पर शराब वाली कॉफी देखी, उसे फौरन जॉब से निकाल दिया। हालांकि जेसन गिड़गिड़ाकर यह बताने की कोशिश कर रहा था कि यह कॉफी मेरी नहीं है। अब सीन कट होकर हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देती है, जो उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर एक पॉइजन के बारे में पता लगाती है। यह पॉइजन इतना खतरनाक था कि जहाँ गिर जाता वहाँ के आसपास का माहौल और सब कुछ तबाह हो जाता। अब एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एथन ने जेसन को फंसाने के बाद फिर से अपनी सीट ले ली थी। अब वह वक्त आ गया था जब मार्को का आदमी बैग लेकर स्कैनिंग के लिए आया। मार्को के कहने पर एथन ने बैग को स्कैन किया और उसे पता चला कि इस बैग में बहुत ही खतरनाक हथियार था। हालांकि एथन को यह नहीं पता था कि यह हथियार क्या कर सकता है, लेकिन वह समझ गया कि यह हथियार पूरी प्लेन को जरूर तबाह कर सकता है। यह भी मालूम हुआ कि इस प्लेन में वही पॉइजन था जिसके बारे में थोड़ी देर पहले एलेना रिसर्च कर रही थी। इस टेंशन के कारण एथन का इतना बुरा हाल हो गया कि उसे उल्टी होने लगी। वॉशरूम में मार्को ने एथन को देखा और यहाँ पर भी उसे धमकी दी कि कोई भी होशियारी करने की जरूरत नहीं, वरना तुम मारे जाओगे। एथन पीछे से उसे रोकता है और कहता है, जिस प्लेन में तुम वह वेपन लेकर जा रहे हो उसमें पूरे 2000 लोग हैं। मार्को ने जवाब दिया, अगर वह प्लेन में नहीं गया तो वह यहीं पर गिरा दिया जाएगा और यहाँ पर 60,000 लोग हैं। फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें 2000 लोगों को बचाना है या फिर 60,000 को। एथन परेशान हुआ और उसने पूछा, तुम क्यों मारना चाहते हो लोगों को? मार्को ने जवाब दिया, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे वह करने दो। फिर सीन एलेना की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उसका एक साथी आकर बताता है कि एयरपोर्ट से किसी एथन नाम के आदमी ने पुलिस को कॉल किया था। पुलिस ने कॉल रिसीव भी कर ली थी, लेकिन फिर एथन कुछ नहीं बोला। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर की अचानक मौत हो गई, जिसका मतलब था कि वहाँ कुछ गड़बड़ी जरूर है। एलेना को एयरपोर्ट तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लग रहा था, इसीलिए उसने दूसरी फोर्स को पहले भेज दिया और उन्होंने जाकर सारी चेकिंग लाइंस बंद कर दी। चेकिंग लाइंस बंद होने के कारण एथन के बॉस ने भी सबको इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर सभी सस्पेक्टेड लोगों की जांच शुरू कर दी। एथन ने अब अपना दिमाग चलाया और जल्दी से अपने बॉस के स्कैनर में मार्को के आदमी का नाम डाल दिया, जिसका बैग उसने सही से स्कैन किया था। ये करने के बाद वो बाहर निकल आया। बाहर आने पर जब मार्को ने देखा कि पुलिस ऑफिसर उसके आदमी को दूसरे रूम में ले जा रहे हैं, तो उसने एथन से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन एथन ने कोई जवाब नहीं दिया और
कहा, आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये कहते हुए उसने कान से ईयरबड निकाल दिया और फौरन अपनी वाइफ से मिलने चला गया। वह अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी वाइफ के सिर पर एक लेजर थी, जिसका मतलब था कि कोई उसके ऊपर गन पॉइंट किए खड़ा था। वह जान गया कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ी की तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। चुपचाप वह फिर से बाथरूम में आ गया। वह पैनिक हो गया था और अब मार्को भी उसके पीछे आ गया। मार्को ने उसे मारना शुरू कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए एथन ने भी अपनी इलेक्ट्रिक गन निकाल ली और उसे मार्को पर तान लिया। तब मार्को ने कहा, तुम सुधर नहीं रहे, तुमने बहुत गलतियां की हैं और इसका अंजाम तुम खुद ही देखोगे। ये कहकर उसने उस बम को एक्टिवेट कर दिया जो उस बैग में था और बोला, पहले सिर्फ 2000 लोगों को मरना था, अब 6000 लोग मरेंगे। यह कहकर उसने दिखाया कि वह बम 10 मिनट के अंदर इस पूरी जगह को तबाह कर देगा। मार्को ने उसे कहा, अगर तुम सबको बचाना चाहते हो तो जल्दी से उस सूटकेस के पास जाओ, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस बम को कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है। एथन भागते हुए अब सिक्योरिटी रूम में पहुंचा, जहाँ उस आदमी का बैग चेक हो रहा था। एथन ने अपने बॉस पर गन तान दी। वह अपने बॉस को कुछ भी करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी दूसरा आदमी जल्दी से एक पेन उठाकर एथन के बॉस के गले में घोंपकर उसकी जान ले लेता है। ये देखकर एथन को इतना गुस्सा आया कि उसने उस आदमी को पकड़ लिया और पूछा, क्यों मारा? आखिर तुमने उसे क्यों मारा? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे भाई को उन लोगों ने किडनैप किया हुआ है और अगर मैंने यह सब न किया तो वो उसे मार देंगे। फिर एथन ने मार्को से कांटेक्ट किया और उससे पूछा कि इस बम को कैसे डीएक्टिवेट किया जाए। मार्को के कहने पर एथन ने इस बम को उस मशीन से डीएक्टिवेट तो कर दिया, लेकिन आखिरी वक्त में बम के ब्लास्ट होने में कुछ ही सेकंड बचे थे। दूसरी तरफ हम एलेना को देखते हैं, जो एक फेडरल एजेंट के साथ तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे अपने एक एजेंट की कॉल आई, जिसमें उसने बताया, तुम्हारे साथ इस टाइम जो फेडरल एजेंट बैठा है वह असली नहीं है, वह दूसरों का भेजा हुआ है। असली फेडरल एजेंट तो अब हमारे पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। यह सुनकर अलाना डर गई और उसने फौरन दूसरे आदमी पर गन तान दी। उस आदमी ने भी कार की स्पीड बढ़ाते हुए एक्सीडेंट करने की कोशिश की। एक्सीडेंट करने में वह आदमी कामयाब हो गया और इस चक्कर में दोनों को बुरी चोट आई। वह आदमी नहीं चाहता था कि एलेना एयरपोर्ट तक पहुंचे। एक्सीडेंट के बाद का जो सीन दिखाया गया उसमें आदमी ने अब भी एलेना का गला पकड़ा हुआ था। एलेना ने अपने गले को उसके हाथों से छुड़वाया और फिर अपनी गन से उसे शूट करते हुए वहां से बाहर निकल आई। यहाँ एथन मार्को के कहने पर उसके सूटकेस को प्लेन के काल्को के पास लेकर जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि मार्को ने अब उस आदमी से कांटेक्ट किया जो बैग को काल्को तक एथन के साथ लेकर जा रहा था। मार्को ने उसे कहा कि अब तुम्हें आखिरी काम करना है और वह आखिरी काम था एथन को मारने का। ये सुनते ही उस आदमी ने पीछे से एथन पर गन तान दी, लेकिन शुक्र था कि सामने एक शीशे में एथन ने यह सब देख लिया और उल्टा उसी के ऊपर वार कर दिया। इन दोनों के बीच लड़ाई चलती रही और इस दौरान उस आदमी ने बार बार एथन को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन एक बार गोली के बैकफायर होने की वजह से वह खुद ही मारा गया। इसका फायदा उठाते हुए एथन ने फौरन उसका मोबाइल लिया और अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी वाइफ बिजी होने की वजह से फोन नहीं उठाती। अब एथन अपनी वाइफ को छोड़कर अपने दोस्त को कॉल करके बता देता है कि उसकी वाइफ की जान खतरे में है। ये मैसेज जाकर उसका दोस्त उसकी वाइफ को दिखा देता है। ये देखते ही नोरा बार बार अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन तो लॉकर में था। ठीक समय पर हम देखते हैं कि एलेना भी अब एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। उसने आते ही पूरे एयरपोर्ट को सील कर दिया। वहीं कार्गो के पास अब मार्को आ चुका था और आते ही उसने एथन को गोली मार दी, लेकिन गोली लगने के बावजूद एथन भागता रहा क्योंकि गोली सिर्फ उसकी टांग में लगी थी। मार्को ने एथन से कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे मेरा सूटकेस दे दो। यह देखकर एथन नीचे आया और उसने आराम से सूटकेस मार्को के हवाले कर दिया। इस बीच एलेना भी एथन का पता पूछते हुए कार्गो तक पहुंच गई थी। एलेना जब तक एथन के पास पहुंची, एथन ने उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भागने लगा। जाते हुए उसने एलेना को बताया, मेरी वाइफ की जान खतरे में है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। और जाते हुए उसने मार्को का सारा हुलिया भी एलेना को बता दिया। यहाँ अब देखा गया कि नोरा भागते हुए पार्किंग एरिया तक आ गई थी और अब उसे मारने के लिए रायली भी आ चुका था, क्योंकि उसने सभी के मोबाइल हैक किए हुए थे और उसे पता चल गया था कि एथन ने नोरा को सब सच बता दिया है। इससे पहले कि वह नोरा को मार देता, पीछे से एथन आ जाता है। अब रायली भी गोली चलाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही हमें गोली चलने की आवाज आई और रायली गिर गया। देखने को मिला कि वह आदमी जो सूटकेस लेकर प्लेन तक जा रहा था और जिसकी मौत हो गई थी, उसका भाई रायली द्वारा बंदी बनाकर रखा हुआ था और उसी ने रायली को मारा था। एथन उस आदमी को देखकर समझ गया कि यह जरूर उसी लड़के का भाई है जिसे ब्लैकमेल करके मार्को अपना काम चला रहा था। अब एथन ने उसे सब सच बता दिया कि तुम्हें बचाने के चक्कर में तुम्हारे भाई ने अपनी जान दे दी है। यह सुनकर वह आदमी बहुत दुखी हो गया। अभी भी समस्याएं हल नहीं हुई थी। एथन को अब जाकर मार्को को किसी भी हालत में रोकना था ताकि वह प्लेन में न बैठे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि
क्योंकि मार्को प्लेन में बैठ चुका था। फिर हमें यह पता चला कि एथन ने एक अच्छा काम किया था। उसने मार्को के सूटकेस पर एक नया स्कैनिंग स्टिकर लगा दिया था ताकि जैसे ही उसे ट्रैक किया जाए वह जान सके कि मार्को कहाँ है। जब उस सूटकेस को स्कैन किया गया तो एथन को पता चला कि मार्को प्लेन में बैठ चुका है। वह जल्दी से अपनी वाइफ से कहता है, जाओ एयरलाइन डिपार्टमेंट में और उस प्लेन को टेक ऑफ होने से रोक लो। मैं जल्दी से जाकर मार्को को रोक लूंगा। अगर प्लेन टेक ऑफ नहीं होता तो मार्को उस बम को ब्लास्ट करवा देगा। मैं उसे डिफ्यूज कर सकता हूँ, मुझे ये पता है। ये सुनकर नोरा तुरंत एलेना को बताती है, जो उस प्लेन को टेक ऑफ होने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उस प्लेन को टेक ऑफ होने दो। अगर वो प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ तो मार्को उस बम को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन एथन प्लेन में पहुंच चुका है और उसे बम को डिफ्यूज करना आता है। वो पहले भी ऐसा कर चुका है। एथन प्लेन के कार्गो में समय पर पहुंच गया था। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और अब एथन सूटकेस खोलकर बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने सूटकेस खोला, मार्को को इस बात का पता चला और वह समझ गया कि एथन ही प्लेन में आया है। अपने मिशन को बचाने के लिए मार्को भी कार्गो के अंदर आ जाता है। यहाँ आते ही मार्को ने एथन को रोकने के लिए उस पर गोली चलाई, जो इस बार भी थन के पैर में लगी। इसके बाद वह बैग लेने के लिए बढ़ा। बैग इस वक्त फ्रीजर में था। उसने जैसे ही बैग खोला तो देखा कि बम के अंदर वो खतरनाक रसायन नहीं था जिससे सब कुछ तबाह हो सकता था। ये रसायन अब एथन के हाथ में था। गोली चलने की आवाज से पायलट को भी पता चल गया कि प्लेन के अंदर कुछ लोग हैं जिनके पास हथियार है। इसलिए उसने प्लेन को फिर से एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया। इस दौरान एथन ने एक चालाकी दिखाई। वह खड़ा होकर जल्दी से मार्को को फ्रीजर में धक्का दे दिया और केमिकल को भी फ्रीजर में फेंक कर उसे बंद कर दिया। केमिकल वहाँ फट गया और उसने मार्को का खून सिर्फ 1 मिनट में सुखा दिया, जिससे वह वहीं मर गया। इस तरह से एथन का मिशन सफल हो गया और उसने 2000 लोगों की जान बचा ली। प्लेन के एयरपोर्ट पर वापस आने पर बहुत सारी पुलिस वहाँ पहुंच चुकी थी। एलेना भी थी और पुलिस ने एथन को पकड़ लिया। लेकिन एलेना, जो सब कुछ जानती थी, ये समझती थी कि एथन ने ही सबकी जान बचाई है, इसलिए उसने एथन को छोड़ने के लिए कह दिया। फिर एथन सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलता है। मूवी के आखिर में हमें पता चलता है कि मार्को ये सब एक रशियन अफसर को मारने के लिए कर रहा था, लेकिन अब सबकी जान बच गई थी और सब आराम से क्रिसमस मना रहे थे और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।